हम 2019 का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचेंगे। 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाई, जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया। हम 300 पार करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस 300 करोड़ पार करने की बात कर रही है। अनुराग ठाकुर की सबसे आज की दौर की सबसे अच्छी बेहतरीन फिल्म। ये हाथ मुझे दे दे, हे युवा नेता। दोस्तों, हमारे अगले मेहमान, इनको बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन खून में थी राजनीति। अब क्या किया जाए, तो इन्होंने ये तय किया कि दोनों जगह झंडे गाड़ेंगे। अपने राज्य के लिए रणजी ट्रॉफी खेली और देश के लिए खेल मंत्री बनकर खेलों को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया। इस देश के किसी भी खिलाड़ी से पूछ के देख लीजिए, उसके लिए श्री अनुराग ठाकुर मंत्री कम और गार्जियन ज्यादा हैं, दोस्त ज्यादा हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे और इस समय भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं और ये भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। ये जो दूसरा वाला डेजिग्नेशन है, सूचना और प्रसारण मंत्री, जब इस बात की खबर आई तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हमें विश्वास था कि हमारी इंडस्ट्री का हर दुख दर्द ये समझेंगे और इन्होंने हमारा विश्वास टूटने नहीं दिया। मैं बड़े सम्मान और आभार के साथ मंच पर आवाज देता हूं श्री अनुराग ठाकुर को। अनुराग जी पधारें। अनुराग जी के साथ ये सेशन बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है, क्योंकि उनसे बातचीत करने वाले हैं हमारे दोस्त दीपक चौरसिया जी। दीपक जी, मंच और अनुराग जी दोनों आपके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मैं आज एक ऐसे शख्स के सामने हूँ जिसकी किस पर्सनालिटी की बात करूँ और किसको छोड़ूं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम लग रहा है। अब मैं शुरुआत से गिनाना शुरू करता हूँ। ये भारत सरकार के प्रवक्ता हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर देश में खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं, खेल मंत्री के तौर पर। इसके अलावा वो क्रिकेट के सबसे शानदार एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं, खुद खिलाड़ी हैं, रणजी खेल चुके हैं, हमारे साथ भी कभी दो तीन चौके छक्के लगा लिया करते हैं अनुराग भाई। लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एक मूल आधार स्तंभ, जिसने 2024 के 14 की जीत की आधारशिला रखी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। तब आप गलत तो नहीं हो। और आपने, और एक और बता दूं कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाले नेताओं में से एक अनुराग जी हैं। जी हाँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर एक यात्रा निकाली थी और लाल चौक पर उस हालात में तिरंगा पहुंचाया था। अब ऐसे शख्स के सामने बैठा हूं तो मल्टी फैसेट बात करनी पड़ेगी, बात क्रिकेट की भी करनी पड़ेगी, बात फिल्मों की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। और अनुराग जी, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में आपका रियल हीरो, आपका इंस्पिरेशन कौन रहा बचपन से आज तक? मेरे पिता, मैंने जिनको एक प्रोफेसर के रूप में देखा, एक राजनीतिज्ञ के रूप में देखा, लेकिन सबसे ऊपर एक बहुत कमिटेड इंसान जो बिल्कुल अपने लोगों के लिए, अपने काम के लिए 100% कमिटेड है, वो मैंने कहीं ना कहीं अपने परिवार से ही, अपने पिता से वो सीखा है, उनके जीवन से, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया लोगों की सेवा के लिए। दूसरा, जब मैं खेलों के एडमिनिस्ट्रेशन में था, बीसीसीआई में, और हिमाचल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष था, तब अरुण जेटली जी से बहुत नज़दीकी रही। लेट 90s से शुरू होके 2019 तक लगातार 20-22 साल उनके साथ रहने का, सीखने का बहुत अवसर मिला। और कहीं ना कहीं आज मैं राजनीति में हूं तो उसमें अरुण जेटली जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। जब एक कैश फॉर क्वेश्चन स्कैम हुआ और एक सीट खाली हुई हमीरपुर लोकसभा की, तब अरुण जी ने कहा था, इस सीट से कोई जीत सकता है तो आज अनुराग केवल तुम जीत सकते हो, तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। तो अरुण जी मुझे कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीति की ओर लेकर आए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज के दौर में जितने रोल्स आप अपना रहे, सरकार के प्रवक्ता के तौर पर, क्राइसिस मैनेजर के तौर पर, सरकार के सबसे प्रोमिनेंट फेस के तौर पर, आपको क्या ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? मैं 23 की बात कर रहा हूँ, 23 गुजर रहा है, 24 आ रहा है, तो 23 के आपके हाई और लो पॉइंट्स क्या रहे? मुझे सबसे बड़ी चुनौती ये लगती है कि जब एक और मीडिया का ध्यान होता है कि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से जीत कर आई
तो जितना श्रेय भाजपा को उसका मिलना चाहिए, उससे पहले कांग्रेस एक ऐसी खबर दे देती है कि जहां नोटों की गिनती 4 दिन से पूरी नहीं हो पा रही, मशीनें हाफ गई, बोरियां कम पड़ गई, बैग कम पड़ गए, 32 बैंक के अधिकारी लगे वो कम पड़ गए, लेकिन वो गिनती थकने पर नहीं आ रही। 350 करोड़ से ज़्यादा शायद अब तक हो चुका होगा। हम 300 पार करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस 300 करोड़ पार करने की बात कर रही है। चलो उनके पास कुछ तो 300 में है, नोट ही है 300 करोड़ के, आप 300 सांसद ले आइएगा। तभी तो वो कहते हैं कि ईडी सीबीआई के खिलाफ बार बार वो कहते हैं कि ईडी सीबीआई की जांच क्यों। नोटबंदी के खिलाफ अगर आप यहाँ पे भी सबको पूछोगे तो शायद ही कोई कहेगा कि नोटबंदी के खिलाफ, लेकिन एक राजनीतिक दल ऐसा है जो बार बार नोटबंदी के खिलाफ पिछले 7-8 साल से लगातार बोल रहा है। और कारण साफ नजर आता है कि जगह जगह उनके पास से करोड़ों रुपए कांग्रेस के कॉरपोरेटर से, कांग्रेस के विधायक से, कांग्रेस के सांसद से, कांग्रेस के मुख्यमंत्री तक से ये करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। ये अपने आप में चुनौती खड़ी करता है। तो जो आपने पूछा, मुझे सबसे बड़ी चुनौती ये लगती है कि इस बार का घोटाला बताते बताते जीप घोटाले से शुरू करना पड़ता है कांग्रेस के समय। यहाँ पर आप इतनी मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी हैं, कौन सा रोल है जो आपको बहुत इमोशनली क्रिकेट कनेक्ट करता है? एक मंत्री के तौर पर, एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक क्रिकेटर के तौर पर, और आपने क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया? क्योंकि हिमाचल में क्रिकेट कभी उतना पॉपुलर जितना मुंबई में था, आपकी उम्र में तो नहीं रहा होगा। मैं वैसे पंजाब की टीम का कप्तान था, अंडर 16, अंडर 19 नॉर्थ जोन, सारी ऑल इंडिया चैंपियन थी, यूनिवर्सिटी भी, रणजी ट्रॉफी भी हम लोग चैंपियन रहे। मैं इंडिया अंडर 19 में भी था जब हम इंग्लैंड के खिलाफ खेले। रणजी ट्रॉफी में हिमाचल से खेला, लेकिन वो एक समय था चले गया, मैं बहुत कम उम्र में मैंने खेलना छोड़ दिया था। लेकिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत कम उम्र में बना, 25 वर्ष की आयु में मैं हिमाचल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना। लेकिन विरासत में मिली थी तो 7 ऐसी कुर्सियाँ, 1 टाइपराइटर, 2 रजिस्टर, 1 लोहे की अलमारी और बैंक में 9,60,000 रुपया। और चुनौती थी कि एक भी मैच हिमाचल नहीं जीता था, एक भी ढंग का ग्राउंड नहीं था, तो करते क्या। तो मैंने लक्ष्य रखा था कि हम अपनी टीम को चैंपियन बनाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाएंगे। तो मुझे लोग कहते थे सिरफिरा है, थोड़ा सा नौजवान है, तो आज तक तो कुछ नहीं हुआ, 50 साल में 25 साल का क्या करेगा। लेकिन दीपक भाई, हमने 5 साल के अंदर हिमाचल की रणजी ट्रॉफी की प्लेट ग्रुप की में नेशनल चैंपियन उसको बना दिया, और हिमाचल में दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला में बना कर दिया, जो आज सारी दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम माना जाता है। तो एक करना चाहो, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। चुनौतियों को अवसर में बदलना, ये मोदी जी बार बार कहते हैं आपदा को अवसर में बदलो, मैंने स्वयं करके देखा है। दूसरा, आपने कहा कि तिरंगा यात्रा की आपने याद दिलाई, राष्ट्रीय एकता यात्रा की। आपको याद होगा 2010 में इतना पथराव हो रहा था जम्मू कश्मीर में, बहुत ज़्यादा, 2,500 सैनिक घायल हो गए थे। कांग्रेस की सरकार उस समय स्वायत्तता देने की बात करती थी कश्मीर को। तो मैं एक लाइन यहाँ पर बोलूँगा, हमको तो लगता था ये अनुराग भाई और उनकी पूरी टीम जा रही है, वापस भी आ पाएगी कि नहीं, ये भी डर था। ये इसको भी लेकर भी आर्टिकल्स लिखे गए उस टाइम। और उस समय उमर अब्दुल्ला जी ने मेरे पिताजी को फ़ोन करके कहा था कि आप अपने बेटे को रोकिए, अनुराग को रोकिए, यहाँ अलगाववादी, आतंकवादी कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे पिताजी का जवाब वापसी पे ये था कि इसके दादा और दादा के पिता भी फौजी थे, और ये फौजियों के परिवार से आता है, देश के लिए जा रहा है, जो होगा देखी जाएगी, तिरंगा तो लाल चौक पर ही फहरा कर आएंगे। तो जिसका पिता ये कहने का हिम्मत रखते हों तो मुझे उसमें कोई चिंता नहीं थी। दूसरा, देश भर के युवाओं में एक जागरूकता आई थी जम्मू कश्मीर को लेकर। हमारा केवल एक राजनीतिक दल, देश में एक राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ के समय से कश्मीर के मुद्दे पर लड़ रहा है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय नेहरू जी की सरकार को छोड़ा, इंडस्ट्री मिनिस्टर होते हुए, और कहा था एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं रह सकते। कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारी 3 पीढ़ियों ने इसको जिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 1991-92 में उस समय एकता यात्रा लेके लाल चौक पर तिरंगा झंडा, गोलियों की बरसात होने की बात थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने उस समय वहाँ पर जाकर लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया था। और तीसरी मेरी पीढ़ी, जब मैं राष्ट्रीय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब जाकर हमने कलकत्ता से कश्मीर, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली से उनकी बलिदान स्थली तक यात्रा निकालने वाला एक ही यूथ विंग देश में है,
उसका नाम भारतीय जनता युवा मोर्चा है। हमें जेल में डाला तिरंगा फहराने की जुर्म में, हमारे साथियों की हड्डियां तोड़ दी। हर्ष संघवी आज गुजरात के गृह मंत्री हैं, उनको पूछिए उनकी हड्डियां तोड़ी हैं जी। पीठ पे नील के निशान थे। प्रदीप बघेला वहाँ के अध्यक्ष थे। सबको हजारों लोग जेल में डाल दिए। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी को जेल में डाल दिया, नेता प्रतिपक्ष थे। आज इतनी बड़ी खुशी पूरे देश में होगी क्योंकि जो वर्षों वर्षों से इंतज़ार जम्मू कश्मीर कर रहा था कि भारत का अभिन्न अंग बनकर ही रहे, आज वो भी क्लियर हो गया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, मैं आऊँ लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री जी का जिक्र ना करूं तो ये मतलब बड़ा अजीब हो जाएगा पूरा इंटरव्यू। मैं जानना चाहता हूं किस तरीके से नरेंद्र मोदी पूरे देश को इंस्पायर करते हैं, दुनिया को इंस्पायर करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेता उनको अपना बॉस बोलते हैं, कोई उनके साथ सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो डालता है, बिलियंस तक व्यू चले जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो आपको कैसे इंस्पायर करते हैं, वो किस तरीके से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और वो अपनी टीम के साथ हमेशा ऐसा करते हैं, कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है मोदी जी का जो सीखने वाला उनसे सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी में एक स्टूडेंट वाली बात आज भी है। वो किसी से भी कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं, और शायद यही उनके सक्सेस का कारण है कि 2001 से लेकर 2023 के अंत तक एक दिन की भी छुट्टी नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए नहीं ली। पल पल जिया है तो देश के लिए जिया है, पाई पाई बचाई है तो गरीब की भलाई के लिए बचाई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही G20 की सफल अध्यक्षता हुई तो भारत के सामने विकसित भारत का संकल्प रख दिया। अब देखिए 2014 में भारत के सामने चुनौती ये थी कि भारत लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, उसको वहाँ से निकालकर एक घोटाले वाले देश से निकालकर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर खड़ा कर दिया। और अब देश के सामने लक्ष्य रखा है कि इस अगले 25 साल में हर भारतीय को अपना योगदान देना है विकसित भारत बनाने में, और विकसित भारत का एम्बेसडर भी हर भारतीय को बनने के लिए न्योता दिया है। ये कल्पना वही व्यक्ति कर सकता है जो अगले 25 साल की विजन रखता हो और देश को जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाने की एक सोच रखता हो। ये कोई नेता नहीं सोचता साहब। नेता केवल सोचते थे अपने चुनावों तक, अपनी कुर्सी तक, लेकिन नरेंद्र मोदी जी में ये बड़ा बदलाव देखा है कि वो अपना एक एक पल बिताते हैं और एक एक सोच उनकी है देश को आगे बढ़ाने की। तभी तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज़ द बॉस, इटली की प्रधानमंत्री कहती मोदी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर, और अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि उनका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री मोदी जी के चरण स्पर्श करके उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये 75 साल में भारत को कभी ऐसा मान सम्मान नहीं मिला जो मोदी जी के नेतृत्व में मिला। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है जो आप सीखना चाहें। मोदी जी तो 18, 20, कभी कभी 24 घंटे काम कर लेते हैं। अनुराग ठाकुर कितना करते हैं? क्योंकि हर वक्त टीवी के सामने तो मैं ही देखता हूँ अनुराग भाई खड़े हैं, कैबिनेट मीटिंग के बारे में बता रहे हैं, कभी राहुल जी के बारे में बता रहे हैं। उन पर जरूर सवाल पूछूंगा मैं आखिरी में, लेकिन मुझे आप कितने घंटे काम करते हैं? 18-19 घंटे काम करना हमारी सरकार में आम बात है, आम बात, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतना काम करते तो सबको करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है इस अवसर बहुत कम आपके जीवन में आता है जब कोई लीड करने वाला ऐसा मिलता है। आप किसी टीम को भी देखें, मान लीजिए कपिल देव का समय आया था तो टीम एक नई ऊर्जा देखी गई, धोनी का समय आया तो टीम में एक नई ऊर्जा देखी गई। आपको जब एक लीडर अच्छा मिलता है तो उस टीम में कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशन आती है, आकांक्षा होती है कि अच्छा और करते हैं और अच्छा करते हैं, एंड दैट लीडर ड्राइव्स यू टू द नेक्स्ट लेवल। और मोदी जी की वही खासियत है, वो एक लक्ष्य जब अचीव करने वाले होते हो अगला लक्ष्य बड़ा रख लेते हैं, उससे बड़ा रखते हैं। और यही उनसे सीखने वाला बात है, वो रुकते नहीं हैं। चरेवेती चरेवेती चरेवेती, ये मोदी जी के साथ। ठीक है, अब आप फिल्मों के भी मंत्री हैं, अब थोड़ी देर फिल्मी बात करता हूँ। अनुराग ठाकुर की सबसे आज की दौर की सबसे अच्छी बेहतरीन फिल्म जो हाल ही फिलहाल में उन्होंने देखी हो, अगर टाइम मिला हो तो, या पुरानी बता दीजिए चलेगा, कॉलेज के ज़माने की भी चलेगी। मैंने बहुत वर्षों से बहुत कम पिक्चरें देखी, बहुत देखने का समय नहीं मिल पाता। बहुत पुरानी फिर बहुत पुरानी फिल्में हो जाती है, उस पर चर्चा। शोले मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है वैसे। तो सबसे अच्छा डायलॉग शोले का जो लगता हो तो आप अनुराग भाई सुना दीजिए आज। ये हाथ मुझे दे दे। ये तो ना, फिर से नहीं छोड़िए डायलॉग साहब, अब तो
अच्छा मुझे बताइए, शोले का सबसे बेस्ट कैरेक्टर आपको कौन सा लगा? मुझे कौन सा लगा मैं बताऊंगा आपको। बसंती। मुझे लगा वो सिक्का जो दोनों तरफ से एक था। वैसा होना नहीं चाहिए वैसे। वैसा होना नहीं चाहिए, वाकई सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये हमको याद रखना चाहिए। अब मुझे आप बताइए कि हाल ही के दिनों के, आज पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, तो राहुल गांधी को देख के आपको क्या याद आता है? देखिए, राजनीति में व्यक्तित्व सबका अपना अपना होता ये है। बड़े लाइटर नोट पे है, मैं मतलब मैं बता दूं, सम्मान करते हैं हम सब राहुल जी का नेता के तौर पर। नहीं, देखिए, राहुल जी से मैं पार्लियामेंट में जब भी मिला, बहुत बार मिलने का अवसर मिला, लेकिन चलते चलते ही उनको पार्लियामेंट में सुनते हैं, सड़कों पर सुनते हैं, इतना ही है। एक देश के बड़े नेता हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, बाकी तो जनता जानती है। नहीं नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं, जब जनता जानती है बोल रही है तो मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका भी राज थोड़ा शेयर कर अरे, लीजिए। जिसका नाम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मतलब अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चलिए आगे चलता हूं मैं। अखिलेश यादव। अखिलेश जी के साथ हम एक साथ लोकसभा में थे। हम लोग इकट्ठे गए थे एक बार टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होने के लिए। मैं हो गया। अखिलेश जी नहीं हुए? नहीं, मैं हो गया। मेरे पास था कि मैंने फौज में योगदान देना है, मैं हो गया। ठीक है, हो गया। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। अब एक शख्स और जो पार्लियामेंट में ना हो तो मजा ना आए लोगों को, वो है असदुद्दीन ओवैसी। उनके लिए क्या कहेंगे? मैंने देखिए लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी लोकसभा बिताई है। हाँ बिल्कुल याद है मुझे, 2009 वाले। मुझे आज भी याद है, पवन बंसल जी रेल मंत्री थे और मैं सरकार को घेर रहा था विपक्ष की तरफ से बोलते हुए। तो मैंने लालू जी के समय का कुछ कहा कि माया जाल था, आंकड़े ऐसे थे वैसे थे। तो लालू जी सेंट्रल हॉल से उठ के आ गए जैसे वो चलते थे और आके कहते, हे युवा नेता, क्या कह रहे हो, कौन सा माया जाल है। तो उस समय के नेताओं में मुझे लगता है, मैंने जहाँ से राजनीति की शुरुआत की 14वीं लोकसभा से, अब तो 17वीं चौथी बार का एमपी हो गया हूँ, बहुत बदलाव देखा है। वो जनरेशन बहुत अलग थी। दीपदास गुप्ता जी हो या प्रणब दा हो, बहुत अलग अलग, अडवाणी जी हो, विजय कुमार मल्होत्रा जी, सुषमा जी, अरुण जी, इन सब के साथ मुझे रहने का अवसर मिला, तो बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिला। एक तरह से उस समय अध्ययन करके बहुत ज़्यादा लोग आते थे। स्पीचेस में कंटेंट बहुत अच्छा होता था। आज उतने नेता शायद पार्लियामेंट में नज़र नहीं आते जो उस समय के भाषणों को अगर आप कंपैरिजन आज करके देखोगे तो आज कहीं थोड़ी कमी खलती है कि शायद वो गहराई जो भाषण में उस समय होती थी वो आज नज़र नहीं आती है, तो बहुत कम मुझे- लोगों में नज़र आती है। हाँ, अटल जी को आप कैसे याद करते हैं? मुझे पता है कि आपका परिवार उनके परिवार के बेहद नज़दीक था। अटल जी एक महीने कम से कम, जब भी उनको वक्त मिलता था साल में, कुछ 10 दिन 15 दिन प्रेनी में जाकर रहते थे। धूमल साहब भी उनके साथ रहते थे। तो अटल जी के बारे में आपको क्या याद है? बड़े विटी होते थे, उनकी एक लाइन जो है पूरी महफिल को लूट लिया करती थी। कुछ याद आता है? मुझे लगता है अटल जी जैसा नेता हो ही नहीं सकता। उनमें बहुत गुण थे, बहुत खासियत थी, सुनने की बहुत क्षमता थी। और जैसा आपने स्वयं दीपक भाई कहा कि एक लाइन में जो आप अगर 15 मिनट सवाल पूछेंगे, उसका एक लाइन में अगर किसी को उत्तर देना तो अटल जी से अच्छा कोई नहीं दे सकता। और वो एक लाइन भी आपको पश्मोपश में रखेगी कि इसका इस तरफ मतलब निकालें कि उस तरफ निकालें। तो मुझे लगता है उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ था अटल जी से। वो जनरेशन बहुत अलग थी। उन्होंने ज़मीन से संघर्ष किया। देखिए, आपको अटल जी वगैरह ने कहाँ से संघर्ष किया? साइकिल से चल के, पैदल चल के, देश के कोने कोने में मिट्टी खा के, देश की वास्तविकता को जानकर तब जाके प्रधानमंत्री के पद पे पहुँचे। यही मोदी जी में अंतर है। एक संगठन के कार्यकर्ता से लेकर एक स्कूटर के पीछे बैठकर कार्यकर्ता का चलना, पोस्टर चिपकाने से लेके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचना, वो चांदी का चम्मच लेकर पले बड़े नहीं, यही अंतर है। इसीलिए वो शायद गरीब के कल्याण के लिए काम कर पाते हैं। इसीलिए शायद मोदी सरकार की योजनाएं 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाई, जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया। मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में करके दिखाया है। ठीक है, 2024 क्या लग रहा है आपको आगे? राहुल जी वर्सेस मोदी जी। 2024 में कैसा लग रहा है? अब मैंने जैसे खेलों में कहा था एशियन गेम से पहले, इस बार 100 पार,
तो मीडिया ने, मित्रों ने मुझे बहुत सवाल खड़े किए। 70 आए थे पिछली बार मेडल, 100 कैसे हो जाएंगे? बड़ी चुनौती थी, लेकिन हम लोग हवा में आंकड़े नहीं देते, पीछे काम किया था। खेलो इंडिया योजना, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, दूसरा टॉप स्कीम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और 6 लाख रुपए जेब खर्च अलग से खिलाड़ी को देती है। इसके अलावा खेलो इंडिया एथलीट्स 3000 खिलाड़ियों को हम पूरा खर्चा हम सहते हैं और उनको जेब खर्च अलग से देते हैं। तब जाकर दीपक जी मिशन ओलंपिक कमेटी जो अध्ययन करती है उसके आधार पर कहा था 100 पार करेंगे। और आज इस मंच पर कहते हुए मुझे प्रसन्नता है, एशियन गेम्स में 107 तो पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल जीतकर भारत ने रिकॉर्ड कायम किया। ये 75 साल के सबसे ज़्यादा मेडल थे। तो आपने राजनीतिक सवाल पूछा था कि अब की बार क्या। 2019 में हमने 2014 से ज़्यादा सीटें जीती और 2014 में 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का एक ही लाभ है कि आपको निर्णय करने की आसानी होती है, सरकार पूरी ताकत के साथ चलती है और एक ताकतवर सरकार और एक दूरदृष्टि वाला नेता देश को आगे कैसे लेकर जाता है, मोदी जी ने करके दिखाया है। तो मैं जनता से इतना ही कहूँगा, 2019 का रिकॉर्ड आप तोड़ कर दीजिए, गरीब कल्याण और देश के विकास के रिकॉर्ड हम तोड़ के दिखाएंगे, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। कुछ लोग नारा लगा रहे हैं आपकी बार 400 पार। आंकड़ों में मीडिया के लोगों को जानना है 400 पार करना है, कितना करना है। नेता से पूछो तो हर सीट जीतने की इच्छा रखता है, लेकिन मैंने कहा कि पूर्ण बहुमत ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पूर्ण बहुमत में फिर इस बार आता हूं, हमने पहले से बेहतर 2019 में किया और विश्वास दिलाता हूं अनथक मेहनत मोदी जी ने की है, आशीर्वाद जनता का मिलेगा। हम 2019 का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचेंगे। ठीक है। और आप तो लेह में भी क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम, गलत तो नहीं हूं मैं? दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला में है। अब उसका रिकॉर्ड आप लेह में तोड़ रहे हैं, मैंने ये भी सुना है। लेह में हम लोग आइस हॉकी को प्रमोट करने जा रहे हैं, लेह लद्दाख के रीजन में, और हम उसको हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसमें भी और जम्मू कश्मीर में भी लेकर जाएंगे। आइस हॉकी बहुत कम खेली जाती है, लेकिन हम उसको और बढ़ावा देने वहाँ जा रहे हैं। गेम चेंजर के नाम से हम लोग लेकर आए ताकि उसको बढ़ावा वहाँ पे दे सकें। ठीक है। अब चलते चलते अनुराग भाई थोड़े फिल्मी अंदाज में बात कर लेते हैं। मुझे बताइए आपका सबसे फेवरेट ऑल टाइम सॉन्ग कौन है जिसको आप गुनगुनाते हो? ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, गज़ल, कुछ भी, भजन, जो भी हो चलेगा। एक सॉन्ग पे रुकना बहुत मुश्किल है, तो 2-3 सुना दीजिए, मुझे क्या है, तो दर्शकों को और अच्छा लगेगा। और जब इतने बड़े संगीतकार गायक सब सामने बैठे हों, इन्हीं का गा दीजिए, हरिहरन साहब का। तो आप मुझे एक नाम पूछ रहे हैं तो बॉस मैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आमने सामने बैठ। नहीं, गाना पूछ रहा हूँ मैं, गाना कोई भी ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग। मेरे वैसे फेवरेट जो गायक हैं वो लता दीदी और मोहम्मद रफ़ी हैं, उनके गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है। अंग्रेजी में देखेंगे तो ब्रायन एडम्स बहुत पसंद है, और पंजाबी से लेकर रीजनल गानों तक देखोगे तो बहुत सारे ऐसे संगीतकार गायक हैं जो मुझे बहुत पसंद है। एक गाना बहुत मुश्किल है। चलिए, जो अच्छा लगे वो गुनगुना दीजिए। मैं एक गाने के मुझे पता है मैं गाने का नाम लूँगा तो आप गुनगुनाने के लिए बोलेंगे, हम यहीं रुकते हैं। नहीं, ऐसा ना करिए। कोई भी गिन लीजिए। अच्छा चलिए, आपका कौन सा फेवरेट है? मेरा कौन सा फेवरेट है? मेरा फेवरेट है अकेले हैं तो क्या गम है, बस एक जरा। भाभी कहाँ है? ना वो घर पे हैं। वो घर पे है, इसलिए गाना गा रहा हूं। हमारी भतीजियाँ कहाँ हैं? भतीजियाँ भी घर पे हैं। अब आप ये मत कर देना फोन करके बता दे, तीनों मारने आ जाए रात में शो के बाद। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, कोई ऐसी लाइन जो आपको बहुत इंस्पायर करती है, कोई ऐसा कोट? बहुत मुश्किल सवाल कर दिया। हर सवाल का जवाब आप दे देते हैं, 3-3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं, आप बोलना नहीं चाहते, बस आगे चल लें। बड़ा मुश्किल सवाल है। अरे कोई मुश्किल नहीं है, कई होंगे आपके, सैकड़ों होंगे, पर एक कोई याद आ जाए। अच्छा, आप बताइए अपने फेवरेट ऑल टाइम वन लाइनर जो हाल ही के दिनों में दिया हो। आप बड़े वन लाइनर देते हैं, जैसे वो रुपए की जगह भूपे, जो हार गए, भूपेश बघेल। आपने रुपए से भूपे बना दिया और आरोप लगा उनके ऊपर कि 650 करोड़। सिंगल लाइनर्स तो आप जितने बोलोगे मैं चलते चलते बोल दूंगा। ना बोल दो आप, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार था तो मैंने कहा था भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, और राजस्थान में लूट थी,
कहीं पे महिलाओं पर अत्याचार था, कहीं पे भ्रष्टाचार था, तो मैंने कहा था गहलोत की सरकार में। तो यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी फंसे थे और भ्रष्टाचार शराब घोटाले का होता, तो मैंने कहा था मनीष। तो इस तरह से चलता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और 2024 के लिए आप एक गाना अच्छा है वैसे, हाँ, एक था ना, जब कोई काम बिगड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तब देना साथ मेरे ओ हम नवाज। चलो एक आते हैं। मैं तो नहीं गा पाऊंगा, आप गाइए। चलो हम दोनों गाते हैं, कोई नहीं कोई नहीं, म्यूजिक बाद में दे देना भाई। दे देंगे? हाँ दे देंगे, चलिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। अब एक गाना राहुल गांधी के लिए भी बनता है। किसके लिए? राहुल गांधी के लिए कुछ गाइए ना। राहुल जी के लिए मैं गाना गाऊं? मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, आमिर खान की मूवी का गाना है, वो आमिर खान ने बनाई थी मूवी। आप ही गा दीजिए, हिंट क्यों देते हैं? मैं पत्रकार हूँ ना, फिर मेरा नाम आ जाएगा लिस्ट में। देखिए वो वो आजकल 14 एंकर। वो आजकल छुट्टी मनाने गए, बहुत व्यस्त रहे, बहुत चुनाव में बहुत बिजी थे, थोड़ा छुट्टी मनाने गए, थोड़ा छुट्टी दीजिए। अच्छा ये जानकारी है आपको कि छुट्टी मनाने गए हैं वो? अब कौन से देश का ये भी बता दीजिए, अब ये भी पता होगा आपको। चलिए कहीं आगे बढ़ते हैं दीपक जी। चलिए देश का समय राहुल जी पे क्यों खराब कर रहे हैं? अब ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, 24 के लिए आपका लक्ष्य? 24 के लिए एक ही लक्ष्य है, फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, मजा आया, आपने गाना भी बनाया। देखिए आखिरी में मैंने माहौल बनवा दिया। जो आप कहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे खेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनकी एक बहुत ही विराट पर्सनैलिटी है, और आज हमने उनकी पर्सनैलिटी के हर पहलू को छुआ है। मैं दीपक भाई की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ, विराट व्यक्तित्व, ये एकदम सच है, वाकई व्यक्तित्व विराट है। एक बार मेरी तरफ से भी मैं चाहता हूँ आप अनुराग जी के अभिवादन में, उनके अभिनंदन में तालियां बजा दें। और अनुराग जी को फेलिसिटेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी न्यूज के एडिटर श्री रजनीश आहूजा जी से, वो मंच पे आए। रजनीश जी। दोस्तों, हमारा भारतवर्ष वीरों और धनुर्धरों का देश है। श्री राम, अर्जुन, कर्ण और गुरुदक्षिणा में अपना अंगूठा काटकर दे देने वाले एकलव्य सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी, अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दें। जो छीनो तो महाभारत लड़े हम, जो मांगो तो अंगूठा दान कर दें। अपने भारतवर्ष के लिए तालियां बजा सकते हैं आप। हाथों से इतिहास लिखने वाले बाणवीरों की कथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, बहुत पढ़ी होंगी। आज आप भारत की उस बेटी से मिलेंगे जिसने पैरों से धनुर्विद्या के इतिहास में नए अध्याय जोड़ दिए। मेरे भारत की वो बेटी जिसके पास भुजाएं नहीं हैं तो क्या, अपने आप पर भरोसा तो है। भारत के आंगन की वो लक्ष्मी जिसके पिता किसान हैं और मां बकरियां पालकर घर चलाती है। वो दुर्गा जो आतंकवाद को हराकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए नए कश्मीर की पहचान है। वो ब्रह्मपुत्री जिसने चीन में जाकर भारत का तिरंगा लहरा दिया और एशियाई पैरा गेम्स में पैर से धनुष बाण चलाकर 2 गोल्ड मेडल जीत लाई, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। अरे पर्वत, तू कल तक जिसकी लाचारी पे हंसता था, अरे पर्वत, तू कल तक जिसकी लाचारी पे हंसता था, तेरी चोटी पे बैठा है वही बैसाखियां लेकर। शीतल देवी को मंच पर ससम्मान में बुलाता हूं। आइए शीतल। और आपका स्टैंडिंग ओवेशन इस बात का सबूत है कि आप अपनी इस रानी बिटिया से कितना प्यार करते हैं, आपको कितना गर्व है इन पर। शीतल अपनी कोच के साथ मंच पर हैं, अभिलाषा चौधरी जी। मैं अभिलाषा जी के लिए भी आपसे तालियां मांगता हूं।
मैं चाहता हूं शीतल को एक माइक दिया जाए। जब इतनी विख्यात, इतनी प्रख्यात शख्सियत हमारे बीच हो तो हमें कुछ बात तो करनी चाहिए। शीतल, एक चीज मैं आपसे कहूंगा, इतने गौरव के पल दिए हैं आपने हमारे देश को, और हमारे मंत्री जी माइक लेके खुद खड़े हुए हैं। यह भी एक मंजर है देखने जैसा। शीतल, एक बात बताइए, इतनी हिम्मत आती कहां से है? जय माता दी सर। जय माता दी। और थैंक यू सर बोल के। सर, इतनी हिम्मत मुझे अपने माता पिता ने दी है। जब हमेशा बचपन से ही मुझे माता पिता साथ रहे, सपोर्ट रहा है, उन्होंने कभी मुझे अलग होने का एहसास नहीं दिलाया, तब जाके मुझे हिम्मत रही है। आप अगर अलग हैं तो सिर्फ एक महीने में कि आप हम सबसे बहुत स्पेशल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत गुणी हैं और बहुत आगे हैं हम सबसे। मैं बड़ा गौरवान्वित होता हूं ये सोच के कि आज इस मंच पे मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है कि लाखों करोड़ों बेटियां हमारे देश की आपसे प्रेरणा लेंगी और आप जैसा बन के दिखाएंगी। थैंक यू सर। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कुछ भी कहने से मनोज पहले। जी, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ जी। शीतल के साथ मैं इनके इवेंट से बहुत पहले मिला, पैरा एशियन गेम्स के, और शायद मैं विश्वास भी नहीं कर सकता था कि मात्र 1-1.5 साल के अंदर जिसके पास दोनों बाजू ना हो, तीरंदाजी करे और देश के लिए मेडल जीतने के लायक बने और 3-3 मेडल जीत कर लाए, वो असंभव को संभव करने का। फिर मुझे याद आता है मोदी जी की वो बात, उन्होंने विकलांग शब्द को परे कर दिया और दिव्यांग कहना शुरू किया। बिल्कुल। डिसेबल्ड नहीं, स्पेशली एबल्ड। तो दिव्य शक्ति जो इनके अंदर देखते थे वो कहीं देखने का, केवल सोच बदली है, केवल शब्द नहीं बदला, सोच बदली और सुविधाएं दी हैं, और बाकी तो आपके सामने है। जो बाकी करके दिया शीतल देवी ने करके दिया। जोरदार तालियां शीतल जी के लिए। तो ये 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे बॉर्डर विलेज है, बॉर्डर विलेज की तरफ से ही आती हैं जम्मू कश्मीर से, तो कभी उसको बॉर्डर विलेज कहा जाता था, आज उसको फर्स्ट विलेज कहा जाता है। वाह। कभी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने केवल नाम नहीं बदले, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन सच्चाई ये है, सफलता जब मिलती तब उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, और सफलता की प्रतीक आज शीतल देवी बनी है। शीतल मंच से जाएं, उनकी कोच मंच से जाएं, इसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, और अगर आपको पता है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में पैरों से धनुष बाण चलाने वाली शीतल अकेली महिला है, अकेली लड़की। A very good evening to all. On behalf of Sheetal, I would like to thank Ji and Honorable Minister Anurag Thakur ji. और शीतल अकेली है और वर्ल्ड नंबर 1 होने वाली भी पहली आर्चर है जो इंडिया से, इवन एबल कैटेगरी में और पैरा कैटेगरी में, दोनों में। सो शीतल की जर्नी जो 1.5 ईयर बैक स्टार्ट हुई, और सर उससे पहले इंटरनेशनल डेब से पहले मिले थे उसको, और आज उसके पास टोटल 10 इंटरनेशनल मेडल्स हैं, और पेरिस पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई है फर्स्ट रैंक पे, और 10 इंटरनेशनल मेडल में 5 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, और बेस्ट यूथ ऑफ द एशिया ईयर अवार्ड जीता है रिसेंटली। सो इसकी जर्नी जो स्टार्ट हुई उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, माता रानी की उससे हम लोग सिर्फ कनेक्ट होते चले गए। तो मैं सभी को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। और स्टार्टिंग में जैसे टॉप्स की बात की सर ने भी, सो टोक्यो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है उसकी शीतल एथलीट है, और इसको अभी रिसेंटली इंडियन ऑयल ने भी सपोर्ट किया है। और जो सबसे बड़ा बैकबोन, सबसे बड़ा पॉइंट रहा है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब की चेयरमैनशिप में होता है। सो वहीं से इसको सारा बेसिक्स, आज ज़रूरत ये है कि हम ग्रास रूट पे स्टार्ट करें, तभी प्लेयर इस लीड लेवल तक पहुंच सकता है। तो वो गेम चेंजर का काम सिर्फ खेलो इंडिया ने किया है, चाहे वो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हों या यूनिवर्सिटी गेम्स हों। और अभी अपकमिंग नेक्स्ट वीक में ही हमारा आर्चरी का इवेंट है, जिसकी ओपनिंग आज हुई है खेलो इंडिया गेम्स की, उसमें शीतल पार्टिसिपेट करने जा रही है। और मैं बस धन्यवाद करूंगी कि आगे हम इसी मेहनत और सपोर्ट से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न और ग्रेट लीडरशिप में पेरिस पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स में और भी ज़्यादा मेडल्स लेकर आएँ। थैंक्स टू ऑल। वैसे लंबा खिंच गया, लेकिन मैं एक जानकारी सबके लिए दे दूं।
खेलो इंडिया में पैरा गेम्स की भी शुरुआत कर दी है जो पहले नहीं थी। क्या बात। तो शीतल जैसे बहुत सारे खिलाड़ियों को अब एक मंच मिल गया है अपनी प्रतिभा दिखाने का, तो आज से ही वो शुरू किया है, आज सुबह शुरुआत हुई। इस शुरुआत के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। एक जमाना था जब माई कहती थी बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। आज माई कहती हैं बेटा जाग जा, क्योंकि तू जागेगा, कर्म करेगा, तभी हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। जाग बेटा और तेजस की तरह उड़ान भर। अच्छा, तेजस से कुछ याद आया आपको? हमारे देश में बना हुआ 100% स्वदेशी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे डिजाइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने। तेजस पर आज देश को जितना गर्व है उसके पीछे एक तेजस्वी इंजीनियर का मनोबल और उनकी मेहनत है। HAL के जनरल मैनेजर श्री के रवि आज हमारे साथ हैं। गगन भेदी तालियों के साथ देश के इस महानायक का मंच पर स्वागत कीजिए। श्री के रवि जी। HAL के बारे में और तेजस के बारे में आपको इतना जरूर कहना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत को बल देने का काम और दुनिया का विश्वास और बढ़े तो उसमें किसी और ने फ्लाई नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फ्लाई किया। और आज दुनिया के 6 देश अभी कतार में हैं इसको खरीदने के लिए। उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और ये आत्मनिर्भर भारत अब केवल मोबाइल फ़ोन नहीं, फाइटर जेट तक भी अपनी पहचान बनाने का काम किया है। ये बिल्कुल सही है और मुझे भी कभी कभी बड़ा गर्व होता है कि HAL ने मुझे भी डिज़ाइन किया है। मैं HAL कोरवा स्कूल से पढ़ा हूँ, मैंने अपना क्लास 12th वहीं से किया है। बड़ा गर्व होता है बताते हुए। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। हमारे अगले रियल हीरो की कहानी से ये बोल शब्द शब्द जुड़ते हैं। इनके अंदर स्टॉप बटन प्रोग्राम करना शायद भगवान भूल गए। ये रुकते ही नहीं। अपनी जिंदगी के 35 साल झोंक दिए, जवानी गला दी एक सपने को सच करने में। सपना क्या था? भारतीय सेना के लिए एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाना। आज हमारे बीच में है वो स्वप्नवीर जिन्होंने सेना को प्रचंड हेलीकॉप्टर का उपहार दिया और पूरे देश ने इसके बदले उन्हें हीरो जैसा प्यार दिया। स्वागत कीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट विभाग के चीफ डिजाइनर श्री साईं प्रसाद जी का। श्री साईं प्रसाद जी, चीफ डिजाइनर HAL। हमारे अगले मेहमान ये उस शहर से आते हैं जहां आने वाले मेहमानों को कहा जाता है मुस्कराइए, आप लखनऊ में हैं। संजय निगम मुस्कुराते हुए शहर लखनऊ से आते हैं और मॉडलिंग की राजधानी मुंबई में सफलता का परचम लहराते हैं। इन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री की उन चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत दिखाई जो बड़े बड़े फैशन किंग और बड़ी बड़ी फैशन क्वींस नजरअंदाज कर देती हैं। इन्होंने देश के मॉडल्स को एक ऐसा मंच दिया जो उन्हें मौका भी देता है और सम्मान भी देता है। मंच पर आए सर, स्वागत आपका। सर कुछ कहना चाहते हैं और हम सुनना भी चाहते हैं। सुनना चाहते हैं आप? कहिए हाँ। जी सबको नमस्कार। सर थोड़ा माइक ऊपर ले लें। I just wanted to thank Z for giving us this award, and we have been working very hard to be. Actually, HAL का motto है force behind the forces. So we want to be behind the forces, and with, as sir told, LC has been flown by our honorable Prime Minister, and it is a great morale boosting for HAL. So we want to do great job, and
इंडिजिनस जो है हम उसको बनाना में बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी. एंड आई जस्ट वांटेड टू थैंक एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच सर. इट्स एन ऑनर रिसीविंग एन अवार्ड फ्रॉम यू. I want to thank Zee Media and Minister for awarding this. I just want to say one thing. भारत में इतना टैलेंट है कि हम किसी से कम नहीं. Especially with reference to helicopters, I will say we are at par with any contemporaries, and Prachand is the testimony for that. गरीबी से लड़ना है तो शिक्षा को हथियार बनाइए, क्योंकि किसी भी समाज या राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प शिक्षा के बिना पूरा नहीं हो सकता. शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोग अगर आपको कहीं मिलें तो उनका सम्मान कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए. और इसकी शुरुआत आज और अभी जी हीरो अवार्ड से होगी. अलार्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन श्री LR यादव का स्वागत जोरदार तालियों के साथ कीजिए. श्री LR यादव. यादव जी एलार्ड ग्रुप के फाउंडर और चांसलर हैं. अनुराग जी बहुत आभार. रजनीश जी थैंक यू.